नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन का जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं, वृद्धा पेंशन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसको वृद्धा पेंशन में अप्लाई करवाना है, तो आप उस कस्टमर का वृद्धा पेंशन में कैसे अप्लाई करोगे, फॉर्म कैसे भरोगे, फॉर्म भरने के बाद कितना पैसा लेना है, कहां पर जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। वृद्धा पेंशन को ही ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और 60 साल पेंशन के नाम से जाना जाता है, इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए, वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, कस्टमर का आधार कार्ड लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, कस्टमर के नाम से आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र में जो वार्षिक आय होती है, अगर कस्टमर ग्रामीण का है यानी कि गांव का रहने वाला है तो 46,080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और अगर कस्टमर शहरी क्षेत्र का रहने वाला है तो 56,460 रुपए से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। जिस भी कस्टमर का आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हो, चाहे महिला कस्टमर हो चाहे पुरुष कस्टमर हो, उसका आधार कार्ड लगेगा और उसी के नाम से आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र जो है मैंने आपको बता दिया कि अगर कस्टमर ग्रामीण का है तो 46,080 रुपए से ज्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, और कस्टमर अगर शहरी का है तो 56,460 रुपए से ज्यादा जो है वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा का आय प्रमाण पत्र बन गया है तो आप इस आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके आवेदन नहीं कर सकते हो, उस कंडीशन में आपको दूसरा बनाना पड़ता है। और पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र बनाओ, चाहे जिस भी काम के लिए बनाओ, आय प्रमाण पत्र बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जो कि मैंने आपको बताया था। जब आप किसी भी ग्राहक का आय प्रमाण पत्र बनाते हो तो वहां पर पूछा जाता है किस कारण से कस्टमर जो है बनवा रहा है, तो आपको जो है कार्ड में वृद्धा पेंशन अप्लाई हेतु बस इस तरह से लिख देना है। अगर कस्टमर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन के लिए बना रहा है तो वो कार्ड आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र बन जाता है और इससे कम का ही बनाना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर इससे कम का नहीं बन रहा है तो आप अपने संबंधित लेखपाल से बात कर सकते हो, या फिर आप कस्टमर से बोल सकते हो कि अपने संबंधित लेखपाल से बात कर ले, इससे कम का ही बनेगा तभी जो है अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ गया? कस्टमर का आधार कार्ड चाहिए, कस्टमर के नाम से आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, कस्टमर का बैंक पासबुक भी लगेगा। हालांकि आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जो है अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन चाहिए जरूर, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या, आवेदन संख्या ये सब डालना पड़ता है। और बैंक पासबुक इसलिए चाहिए क्योंकि बैंक पासबुक में बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड ये सारी जानकारी रहती है, इसलिए बैंक पासबुक आप फोटो भी मंगा सकते हो या फिर फोटो कॉपी भी ले सकते हो। इसके बाद एक कस्टमर का फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर कस्टमर आपको पासपोर्ट साइज फोटो प्रोवाइड कर दे रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप उसका जो है मोबाइल फोन से एक फोटो खींच लेंगे और उसको जो है पासपोर्ट साइज में बना करके उसको भी अपलोड कर सकते हो। एक कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए जो कि चालू रहना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी जाएगा फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। एक बात का ध्यान देना है कि जिस भी कस्टमर का आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी कम से कम उम्र 60 साल होनी चाहिए। अगर 60 साल से एक दिन भी कम है ना तो आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। कम से कम 60 साल उम्र जरूर हो और ज्यादा से ज्यादा 150 साल उम्र होनी चाहिए। हालांकि 150 साल अभी के टाइम में कोई भी व्यक्ति जो है जीवित नहीं है, लेकिन बताया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आय प्रमाण पत्र को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो चाहे ई साथी से बनाओ, चाहे ई डिस्ट्रिक्ट से बनाओ, जब आप किसी भी कस्टमर का आय प्रमाण पत्र बनाते हो तो बन जाने के बाद जब आप उसे डाउनलोड करते हो या फिर प्रिंट कर लेते हो तो इस तरह से बना हुआ आपको मिल जाता है। ये आय प्रमाण पत्र मैंने खुद बनाया है और ई साथी की वेबसाइट से बनाया है। अब इस आय प्रमाण पत्र पर आपको क्या मिलाना है, कुल वार्षिक आय मिलानी है। अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो 46,080 रुपया से कम होनी चाहिए। जैसे कि इस कस्टमर की कंडीशन में देख सकते हो 46,000 रुपए की आय बनी है और ये सही है, 46,080 रुपए से कम है और इस आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके हम इस कस्टमर का वृद्धा पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कस्टमर शहरी क्षेत्र का रहता तो यहाँ पर 56,460 रुपए से कम की आय अगर लिखी गई होती तो भी काम चल जाता। 50,000, 48,000, 56,000 भी लिखी गई होती, 56,460 रुपए भी लिखी गई होती फिर भी काम चल जाता। ठीक है, यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप किसी कस्टमर का आय प्रमाण पत्र बनाओगे तो कुल वार्षिक आय रुपया अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो 46,080 रुपए से कम की बनी होनी चाहिए, तभी जो है ये आय प्रमाण पत्र काम करेगा। और अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है, शहरी क्षेत्र का रहने वाला है तो 56,460 रुपए से कम की होनी चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है लेकिन उसका आपने आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया और आय प्रमाण पत्र जो है 46,080 रुपए से ज्यादा बन गया तो क्या काम करना है। जैसे कि मेरी कंडीशन में देखोगे इस कस्टमर का भी आय प्रमाण पत्र हम ही ने बनाया है, इस साथी से ही बनाया है, लेकिन आप देख सकते हो कुल वार्षिक आय रुपया जो है 48,000 रुपए का बन गया है, मतलब कि 46,080 रुपए से ज्यादा है। और इस आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके हम इस कस्टमर का वृद्धा पेंशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मुझे क्या काम करना होगा, इस कस्टमर का मुझे फिर से आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, क्योंकि इससे जो है अप्लाई नहीं होगा। जब तक 46,080 रुपए से कम वाली आय बनकर के नहीं आती है तब तक हम इसका वृद्धा पेंशन का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उस कंडीशन में मुझे इस कस्टमर का फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर से अप्लाई करने से पहले मैं क्या काम करता हूँ, नेकपाल से बात कर लेता हूँ और इस कस्टमर के बारे में बता देता हूँ कि नेकपाल जी ये कस्टमर काफी गरीब है, आप चाहें तो आकर के चेक कर सकते हैं, इनकी जो वार्षिक आय है वो 46,000 रुपए से कम बनाइए ताकि हम इनका वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर पाएं। बाकी 100-200 रुपए उनको देना भी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान देना। हमारे यहाँ के नेकपाल थोड़े अच्छे हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन में हो सकता है कि नेकपाल 100-200 रुपए खर्चा पानी मांगे, तो वो चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और आपने एक और चीज को सुना होगा, तत्काल आय जात निवास बनाना, तो वो काम कैसे होता है यहाँ पर ही समझ लीजिए। अब बात आ गई तो समझा देता हूँ। तत्काल आय जात निवास बनाने के लिए आपको नेकपाल से सेटिंग बनानी पड़ती है, नेकपाल से बात करनी पड़ती है। और जैसे ही आप अपने ई साथी पोर्टल से या फिर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आय जात निवास अप्लाई करते हो तो नेकपाल को कॉल लगाते हो और जो उसका आवेदन क्रमांक संख्या होता है वो नेकपाल को बतानी पड़ती है और नेकपाल जो है उसे तुरंत रिलीज कर देते हैं, तुरंत रिपोर्ट लगा देते हैं और 1 घंटे 2 घंटे या फिर ज्यादा 5 से 10 घंटे या फिर 1 दिन के अंदर जो है बन करके आपको मिल जाती है। तो ये जो है तत्काल वाला सिस्टम है, लेकिन तत्काल वाले सिस्टम में आपको थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ता है, नेकपाल से सेटिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो कस्टमर का और कस्टमर गांव का रहने वाला है और आय प्रमाण पत्र 46,080 रुपए से ज्यादा बन जा रहा है तो आप एक बार और जो है अप्लाई करके देख सकते हो। अगर दोबारा से जो है ज्यादा का ही बनकर आ रहा है तो तीसरी बार आपको अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले अपने नेकपाल से बात करनी है। जो भी कस्टमर है, जिस भी गांव का रहने वाला है, उसके नेकपाल से आपको बात करनी पड़ेगी, या फिर जो है आप कस्टमर से भी बोल सकते हो कि आपकी आय जो है आपका नेकपाल ज्यादा बना दे रहा है, आप अपने नेकपाल से एक बार बात कर लीजिए ताकि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो कम का बन पाए, तभी जो है वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरा जाएगा। और अगर कस्टमर शहरी क्षेत्र का रहने वाला है तो सेम यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप कम से कम की आय बनवा सकते हो। सीधी भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि जिस भी कस्टमर का आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो अगर वो ज्यादा बन जा रहा है, जितना भी आप बनाना चाहते हो उससे ज्यादा बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में कम का बनाने के लिए आपको नेकपाल से बात करनी पड़ती है। इतना कुछ समझाने के बाद आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको यूपी के पेंशन वाले पोर्टल पर चलना होगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है यूपी पेंशन। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी SSPYUP.gov.in करके होगा, आप इसी पर क्लिक करोगे तो आप उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर आ जाओगे। इस वाले पेज पर आने के बाद ऊपर आपको हेडिंग मिल जाती है। अगर आप दिव्यांग या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। निराश्रित महिला पेंशन मतलब विधवा पेंशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और वृद्धावस्था मतलब वृद्धा पेंशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यही सारी चीजें आपको नीचे भी मिल जाती है जो कि आप देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम सीख रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें इस वाले पेज पर नीचे की साइड में योजना के विषय में ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन में लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो और पात्रता भी यहीं से जो है चेक कर सकते हो। आप पात्रता पर क्लिक करोगे, उसकी पात्रता आपको दिखाई देगी। वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए इस वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। समझ में आ गया कैसे आना है? एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, दिक्कत ना हो। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करिए, देखिए सीधा आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और आप यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन लिखा हुआ है इसी के ठीक नीचे योजना के विषय में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो भी आप सीधा इस वाले पेज पर आ जाओगे। इस वाले पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र जो है खुल जाता है। इसी फॉर्म को आपको भरना होता है और भरना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको जनपद चूज करना है, मतलब जिला चूज करना है। कस्टमर उत्तर प्रदेश के किस जिले का रहने वाला है वो जिला आपको यहाँ पर बताना है। कस्टमर
कस्टमर का जिला बताना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद कस्टमर नगरीय का रहने वाला है या फिर ग्रामीण का रहने वाला है वो बताना है। अगर गांव का रहने वाला है तो ग्रामीण पर चूज करोगे, यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो है क्लिक करके तहसील चूज करोगे। इसके बाद ब्लॉक वगैरह चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर कस्टमर नगरीय का रहने वाला है यानी शहरी का रहने वाला है तो नगरीय पर क्लिक करोगे। इसके बाद तहसील चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी उसकी तहसील है उसको चूज करोगे। फिर नगर यानी टाउन का नाम चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर वार्ड नंबर वगैरह चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये सारी जानकारी आपको अपने हिसाब से नहीं चूज करनी है, बल्कि कस्टमर के आधार कार्ड पे जैसा है वैसे ही चूज करना है, अलग से नहीं करना है। हम जिसका भर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है कस्टमर यानी गांव का रहने वाला है तो हम ग्रामीण पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तहसील पर क्लिक करके तहसील चूज करेंगे, जो भी कस्टमर की तहसील है। इसके बाद ब्लॉक पर क्लिक करके जो भी कस्टमर का ब्लॉक पड़ता है उसको चूज करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे, जो भी कस्टमर की ग्राम पंचायत है उसकी लिस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगी, ग्राम पंचायत को चूज करेंगे। ग्राम पंचायत चूज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, कस्टमर का जो गांव का नाम है यहाँ पर आ जाएगा, उस गांव के नाम को चूज कर लेना है, बस बहुत आसान है। इसके बाद नीचे की साइड में जो है आवेदक का नाम, जिसका भी आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हो उसकी आधार कार्ड पर जैसा नाम लिखा है ना, बिल्कुल एक एक स्पेलिंग देख करके अच्छे से टाइप करनी है। आवेदक का नाम यानी कि जिसका भी आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी आधार कार्ड पर जैसा नाम लिखा है एक एक स्पेलिंग को मिला करके अच्छे से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर बताना है, महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल को चूज कर देना है। इसके बाद जन्मतिथि बतानी है, जो भी उसकी आधार कार्ड पर जन्मतिथि है ना वो आपको इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करनी है, यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है ये जो ईयर है इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद डेट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और ईयर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ईयर आ जाएगा, और इस एरो पर क्लिक करने के बाद जो है आप पीछे वाले ईयर पर जा सकते हो, जो भी इसका ईयर रहेगा। और यहाँ से महीना चूज करोगे, यहाँ से डेट चूज करोगे, इस तरह से जो है डेट आ जाएगी। और डेट आपको अपने हिसाब से नहीं सेलेक्ट करनी है, जो कस्टमर के आधार कार्ड पर है वही सेलेक्ट करना है। इसके बाद पिता या फिर पति का नाम पूछा गया है, तो अगर महिला कस्टमर है तो उनके पति का नाम इसके अंदर लिखना है, और पति का नाम महिला के आधार कार्ड के पीछे जो है लिखा होता है, एक एक स्पेलिंग अच्छे से देकर के इसके अंदर लिख देनी है। और अगर पुरुष कस्टमर है तो पिताजी का नाम लिख देना है, और पिताजी का नाम भी उस कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर महिला कस्टमर है तो पति का नाम लिखना है, अगर पुरुष कस्टमर है तो पिता का नाम लिखना है। इसके बाद श्रेणी बतानी है, जो भी श्रेणी है कस्टमर की, जैसे कि सामान्य कैटेगरी का है तो जनरल चूज करेंगे, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई ऐसे कैटेगरी का है कस्टमर तो माइनॉरिटी चूज करेंगे। अगर कस्टमर पिछड़ी जात का है तो ओबीसी चूज करेंगे, अगर कस्टमर अनुसूचित जात का है तो एसटी चूज करेंगे, अगर कस्टमर अनुसूचित जनजात का है तो एसटी चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से जो यहाँ पर कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। इसके बाद संपर्क सूत्र यानी कि मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है, और कंफर्म मोबाइल नंबर में ही आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। और ये ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू रहना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी कस्टमर मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आप यहाँ पर भी भरोगे और यहाँ पर भी भरोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है पूरा पता, तो जो भी कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे जो है पता लिखा हुआ है वो पूरा पता आप इसके अंदर भरोगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि पता भरते समय आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, जैसे कॉमा नहीं यूज करना है, ब्रैकेट नहीं यूज करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। आपको सिर्फ एड्रेस लिखना है, कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जो आप कस्टमर का नाम लिखोगे वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भी लिख सकते हो या फिर सेंटेंस केस में भी लिख सकते हो, मतलब कि जो भी नाम है उसका पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, उस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कैपिटल में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना भी भरता हूँ सबका नाम कैपिटल में लिखता हूँ, कस्टमर का नाम भी कैपिटल में और उनके पिता या फिर पति का नाम भी कैपिटल में लिख देना है आपको। इसके बाद जो पूरा पता है वो सेंटेंस केस में लिखना है, जैसे आधार कार्ड पे लिखा है। पता को जो है कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आपसे बैंक का विवरण पूछा गया है, जिसमें आपको सबसे पहले जो भी कस्टमर का बैंक का नाम है वो नाम सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और कस्टमर ने जो भी बैंक की जानकारी आपको प्रोवाइड की है उस बैंक का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके चूज कर लेना है। यहाँ पर जितने बैंक के नाम दिए गए हैं केवल इतने ही बैंक पेंशन में सपोर्ट करते हैं, इस बात का ध्यान देना है। इन्हीं बैंक में से कोई एक बैंक आप यहाँ पर दे सकते हो। बैंक का नाम चूज करने के बाद बैंक की जो भी शाखा है यानी ब्रांच है उसको चूज कर लेना है। जब आप ब्रांच पर क्लिक करोगे तो ब्रांच का नाम जो है सर्च कर सकते हो। जब आप ब्रांच का नाम लिखना शुरू करोगे तो ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको चूज कर सकते हो। ब्रांच का नाम चूज करने के बाद आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे खाता नंबर पूछा गया है, तो जो भी कस्टमर की बैंक पासबुक पर खाता नंबर लिखा हुआ है एक एक अक्षर एक एक लेटर आपको मिला करके एक एक अंक अच्छे से टाइप कर देना है। यहाँ पर भी और कंफर्म वाले में भी, दोनों में जो है आपको कस्टमर का बैंक खाता का नंबर एक एक अक्षर एक एक अंक मिला करके टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे आय का विवरण पूछा गया है, जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र की जानकारी भरनी है। भरना क्या है, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको इसके अंदर भर देनी है, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको इसके अंदर भर देनी है। और ये चीजें मिलेगी कहाँ पर, आय प्रमाण पत्र पर मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आय प्रमाण पत्र है और इसमें आवेदन क्रमांक संख्या दिया हुआ है, ये वाला ये आपको आवेदन संख्या में भर देना है, और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नीचे दिया हुआ है, ये आपको प्रमाण पत्र क्रमांक वाले में भर देना है। इसको भरने के बाद अब आपको कुछ दस्तावेज और फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें जो है आपको कस्टमर का एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी या फिर जेपीईजी में ही होना चाहिए। और जेपीजी में या फिर जेपीईजी में 20 केबी से कम साइज का फोटो कैसे बनाना है इसी कोर्स में हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। उसी तरह से आप 20 केबी का इस कस्टमर का फोटो रंगीन वाला पासपोर्ट साइज बना करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसके लिए आपको चूज फाइल पर बस क्लिक करना है। अभी मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपसे जो है अपलोड जन्मतिथि या फिर जो है आय प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसमें जो है आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड है उसी का पीडीएफ बना करके अपलोड करना है। पीडीएफ का जो साइज होगा वो 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। आपको क्या काम करना है, जो भी कस्टमर का आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी सबसे पहले कर लेनी है, फिर उसको स्कैन करके 200 केबी का पीडीएफ बना करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसी कोर्स में हमने आपको 200 केबी का पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो भी जानकारी बताई है। आय प्रमाण पत्र में क्या आपको अपलोड करना है समझ आ गया। कस्टमर का आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, पीडीएफ बना करके, समझ आ गया। यही सब जानकारी बस आपको यहाँ पर भरनी होती है, हालांकि इसके बाद का भी अभी बहुत काम बाकी है। फिलहाल सबसे पहले ये सारी जानकारी भरते हैं, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। 20 केबी से कम साइज का फोटो कैसे बनाना है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, इमेज रिसाइजर लिखकर के सर्च करना है, PI7 इमेज टूल करके एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने फोटो रखा है सेलेक्ट करना है, ओपन फोटो आ जाएगी। यहाँ पर जो है केवल 20 टाइप कर देना है, रिड्यूस साइज 20 केबी से कम साइज का बन जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। फोटो डाउनलोड हो जाएगी। इनकी वेबसाइट से आपको जो है फोटो को परमानेंटली डिलीट कर देना है, जिसके लिए डिलीट योर इमेज फ्रॉम सर्वर पर क्लिक करना है, फोटो इनके सर्वर से डिलीट हो जाएगी। अब आपको पेंशन वाले पोर्टल पर आ जाना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है फोटो को सेट करना है, ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हो फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब आधार कार्ड का पीडीएफ 200 केबी में कैसे बनाना है ये भी समझ लेते हैं। आपको ब्राउजर के अंदर जेपीजी टू पीडीएफ लिख करके सर्च करना है, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इसमें से आप किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हो। हम पहली वेबसाइट को यूज करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पर बना के रखा है उसे सेलेक्ट करिए। इसके बाद ओपन पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो 100 केबी से कम साइज का ही बना है। और इस पर क्लिक करके आप ओपन करोगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त होती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जबकि आधार कार्ड का जो इमेज है उसका साइज आप देख सकते हो 602 केबी है, लेकिन जो पीडीएफ बना है वो 100 केबी से कम साइज का ही बना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करके पीडीएफ का साइज कम कर सकते हो। बाकी पीडीएफ का साइज कम करने का और फोटो का साइज कम करने का और भी तरीका हमने आपको इसी कोर्स में बताया है। इसके बाद आपको पेंशन वाली वेबसाइट पर आ जाना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में पीडीएफ जो है गया है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद आपको इस पर टिक लगाना है, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में भरना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कैप्चा आपको इसके अंदर भर देना है, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, और जो आपका पंजीकरण संख्या है वो नीचे की साइड में दिखाई देगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी जाता है। अब आपने कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है, लेकिन अभी जो है फॉर्म में और भी बहुत सारे काम आपको करने हैं, जिसके लिए नीचे की साइड में लॉगिन करने का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाओगे, और इस वाले पेज पर आप इस तरह से भी आ सकते हो, जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन दिख रहा था वहीं पर आपको आवेदन लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा इस वाले पेज पर आओगे। अब आपने कस्टमर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर दिया है, लेकिन अभी भी फॉर्म को कंप्लीट करना बाकी है। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको कस्टमर के पेंशन के डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले पेंशन की स्कीम
बतानी है, इस पर क्लिक करना है, ओल्ड एज पेंशन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज पेंशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ पे डालोगे, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला था वो आप यहाँ पे डालोगे। फिर से समझ लीजिए, जब आपने कस्टमर का वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आप यहाँ डालोगे, और रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर डाला था कस्टमर का वो आप यहाँ पे डालोगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। भरने के बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा सेंड ओटीपी का, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद नीचे आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा कि जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्या है, वो ओटीपी आप यहाँ भरोगे। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ भरोगे और लॉगिन पर क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जैसा कैप्चा आपके सामने दिखाई देगा इस वाले कैप्चे को इस वाले बॉक्स में जैसा लिखा है वैसे ही भर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कस्टमर की पेंशन के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। अब आप देख सकते हो आवेदन की स्थिति में आपने पहला स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लॉगिन करके दो और स्टेप होते हैं उनको भी कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए स्टेप 2 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कस्टमर की वो जानकारी आ जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। ये वाला पेज कोई भी गलती अगर आपने कर दी है तो उसके संशोधन के लिए खुला हुआ है, आप उन चीजों को सही कर सकते हैं। ऊपर आपको बताया भी गया है आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला है, इसमें आप बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं, जैसे कि नाम में कोई गलती हो गई है, पिता या पति के नाम में कोई गलती हो गई है, एड्रेस को सिलेक्ट करने में कोई गलती हो गई है, एड्रेस को भरने में कोई गलती हो गई है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ भरने में कोई गलती हो गई है तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो, कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप कस्टमर का पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें तो तभी जो है जानकारी को अच्छे से मिला करके रजिस्ट्रेशन करें, ताकि कोई भी चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मान के चलते हैं कोई गलती हो गई है तो अभी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आवेदन पत्र जो है संशोधन के लिए खुला हुआ है। नीचे आपको बैंक की जानकारी दिखाई देगी, आप बैंक की जानकारी भी अच्छे से मिला सकते हो, कोई भी गलती है तो सही कर सकते हो। यहाँ पर आपको आय का विवरण भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। नीचे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका जो प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है प्रीव्यू जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, मतलब कि फोटो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी और आधार कार्ड भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो उससे आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर अपलोड नहीं किया होता तो यहाँ पर जो है 20 केबी का मांग रहा था तो यहाँ पर 20 केबी लिखा होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में 200 केबी का पीडीएफ मांग रहा था वो भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लेकिन हमने इसे अपलोड कर दिया है। कभी कभी जो है यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। आपकी कंडीशन में अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आपने अपलोड कर दिया है। जब तक आप अपलोड नहीं करते हो तब तक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट होता ही नहीं है। तो आपको इस वाले पेज पर सभी जानकारी को फिर से मिला लेना है। अगर कोई भी गलती है तो उसे आप सही कर सकते हो। अगर कोई गलती आपने करेक्शन की है तो इस पर टिक लगाओगे, ये कैप्चा इसके अंदर भरोगे और अपडेट डिटेल पर क्लिक करोगे, तो जो भी आपने गलती सही की होगी वो अपडेट हो जाएगी। गलती को सही करने के बाद या फिर कोई भी गलती नहीं है तो इस वाले पेज पर आने के बाद इस पर टिक लगाना है, कैप्चा जैसा लिखा है इसके अंदर भरना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये बता रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो ये लॉक हो जाता है, इसके बाद कोई भी जानकारी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप सभी जानकारी को पूरा अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप फिर से इस वाले पेज पर आ जाओगे, आप देख सकते हो आपने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको तीसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए स्टेप 3 पर क्लिक करना है। स्टेप 3 में आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपकी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे की साइड में आपको स्टेप 3 में आधार का सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें जो है आवेदक का नाम जैसा आपने भरा है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उनके आधार कार्ड का नंबर डालना है, यानी जिसका भी आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालेंगे। उसका जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। उसकी जन्मतिथि जैसे आधार कार्ड पे लिखी है आप यहाँ पर भरोगे। जन्मतिथि आपको कैसे भरनी है यहाँ पर बताया गया है, पहले ईयर टाइप करना है, फिर मंथ टाइप करना है, फिर डेट टाइप करनी है। जैसे कि आप मेरा देख सकते हो इसी तरह से आपको भी जो है कस्टमर की जन्मतिथि जैसे आधार कार्ड पे लिखी है वैसे ही यहाँ पर टाइप कर देना है। पहले ईयर टाइप कर देना है, फिर बीच में जो है माइनस वाला सिंबल लगा करके महीना टाइप कर देना है, फिर बीच में माइनस वाला सिंबल लगा करके डेट टाइप कर देना है। यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर है और डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल सही से भरनी है, इस पर टिक लगाना है और जैसा कैप्चा लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स में सेम वैसे ही टाइप कर देना है। इसके बाद जो है आपको क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। ये बता रहा है कि थोड़ा सा मिनट यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आधार का सत्यापन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको यहाँ पर वेट करना है। अब आप देख सकते हो नीचे की साइड में आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड का मैसेज आ चुका है, मतलब कि जो आधार कार्ड का सत्यापन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब आप देख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों स्टेप जो है सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है और तीनों पर ग्रीन टिक लग चुका है। पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपने कस्टमर का वृद्धा पेंशन के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। अब इस फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो मेन्यू दिए गए हैं इसमें आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी आपने कस्टमर की जानकारी भरी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है फोटो कभी कभार लोड नहीं लेता है, अगर फोटो नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या काम करना है, इस फॉर्म को प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है ताकि उसके पास जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बहुत कुछ रहता है, उसके पास जानकारी रहे। ऊपर की साइड में आपको प्रिंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप प्रिंटर को चूज करोगे, चाहो तो पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंटर को चूज करोगे, यहाँ पर और रहेगा, यहाँ पर पोर्ट्रेट रहेगा, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट को चूज कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके A4 साइज का जो पेपर है उसको चूज कर लेना है। इसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट करने के बाद आपको कस्टमर को दे देना है और पेंशन का फॉर्म भरने के लिए आपको कस्टमर से 100 रुपए चार्ज करने हैं। मतलब कि पेंशन का कोई भी आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो 100 रुपए है। बाकी आप अपने मार्केट के हिसाब से आप यहाँ पर जो भी चार्ज चल रहा है उसके हिसाब से कस्टमर से पैसे ले सकते हो। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि पेंशन का फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को कहीं पर जमा करना होता है कि नहीं, और जमा करना होता है तो कहाँ पर जमा करना होता है, जमा करने के लिए पैसे भी देने होते हैं क्या, और नहीं जमा करेंगे तो क्या पेंशन का फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। तो देखिए जब आप इतना काम कर लेते हो तो इतना काम करने के बाद पेंशन का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है समाज कल्याण विभाग में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, आप इसे कहीं पर जमा नहीं करोगे ना फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। मैं ये चीजें प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मेरी कंडीशन में इतना काम करने के बाद मैं कहीं पर भी फॉर्म जमा नहीं करता हूँ। 5 से 6 महीने का समय लगता है अप्रूवल मिलने में। उसके बाद अप्रूवल मिल जाता है सब जगहों से और उसके बाद इस कस्टमर को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। प्रत्येक 3 महीने में पेंशन मिलती है। प्रत्येक महीने का 1000 रुपए जोड़ करके तीसरे महीने में इस कस्टमर को पेंशन मिल जाएगी। जैसे कि इस कस्टमर की बात करें तो इसका हमने फॉर्म भर दिया, मैं इसका फॉर्म कहीं पर भी जमा नहीं करने वाला हूँ। बीच बीच में मैं स्टेटस चेक करता रहता हूँ कि कहाँ से अप्रूवल मिल गया है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं पर जाना नहीं होता है, बस इनके पेंशन के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होता है और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आवेदन की स्थिति जानने हेतु बाईं तरफ मेन्यू में उपलब्ध प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। देखिए इस पर जब आप क्लिक करते हो तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्म खुलता है और यहाँ पर जो है वर्तमान स्थिति जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप इस वाले फॉर्म की कंडीशन में देख सकते हो, आज के डेट के दिन हमने इसे सबमिट किया है और ये जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है वीडियो की तरफ से। जैसे ही वीडियो साहब इसको अप्रूवल करते हैं तो ये जो है DWO के पास जाएगा। जैसे ही DW ऑफिसर जो है इसको वेरीफाई करते हैं तो ये PFMS की वेबसाइट पे जो है वेरीफाई होगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर जो है DW के पास चला जाएगा, वहाँ से फिर से वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो और SDM के पास जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुली जो है ये अप्रूवल कर दिया जाएगा। और जिस डेट को जहाँ से अप्रूवल मिल रहा है उसकी डेट भी यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको एक एक करके मेंशन होकर के मिलती है। और जब सब जगहों से वेरीफाइड हो जाएगा तो इस व्यक्ति को यानी कि इस कस्टमर को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बस यही प्रोसेस है। दूसरी बात की आप इस फॉर्म को जमा भी कर सकते हो। जमा कहाँ करना होता है थोड़ा सा आप इसे समझिए। फिलहाल आपको नहीं जमा करना है, आप तो दुकानदार हो, आपका काम है फॉर्म को भरना। अगर कस्टमर आपको ही जमा करने के लिए बोलता है तो आपको 200-300 रुपए उससे एक्स्ट्रा लेने हैं।
हैं, क्योंकि जहां पर आप जमा करने जाओगे वहां पर हो सकता है कि 100-200 रुपया आपको खर्चा भी देना पड़े। अगर आप जमा करने नहीं जा रहे हो तो आप कस्टमर को भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पर जाकर के ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके जमा कर दीजिए। अब जमा कहां पर करना होता है थोड़ा सा आप इसे समझिए। इस फार्म को प्रिंट कर लेना है, इसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगा लेनी है। इसके बाद आपके जिले में समाज कल्याण विभाग होता है, वहां पर ले जाकर के इस फार्म को आपको फोटोकॉपी के साथ जमा करना होता है। सबका फार्म समाज कल्याण विभाग में नहीं जमा करना है, केवल उन लोगों का करना है जो लोग शहरी क्षेत्र के हैं। जैसे कि अगर आपने शहरी क्षेत्र के व्यक्ति का पेंशन का फार्म भरा है तो उसका फार्म जो है समाज कल्याण विभाग में ही जमा होगा। दूसरी बात की अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो गांव के लोगों का अगर आप पेंशन का फार्म भरते हो तो ब्लॉक लेवल पर जमा होता है। हर एक गांव को ब्लॉक से जोड़ा गया है, जिसको विकास खंड के नाम से भी जानते हैं। तो कस्टमर अगर गांव का रहने वाला है, उसका जो भी ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक में ले जाकर के सेक्रेटरी होते हैं, उनको ले जाकर के जमा कर देना है। या फिर आप ब्लॉक में पूछ भी सकते हो कि पेंशन का फार्म कहां पे जमा हो रहा है, वो लोग बता देते हैं, वहां पे ले जाकर के आप जमा कर सकते हो। बाकी आप अपने यहाँ पर पता करिएगा जो पेंशन का फार्म होता है शहरी वालों का कहां जमा होता है, ग्रामीण वालों का कहां जमा होता है, ये चीजें आप अपने यहाँ पर भी पता कर सकते हो। जमा करने से क्या होता है कि अप्रूवल थोड़ा जल्दी मिल जाता है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। नहीं जमा करोगे फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा। मैं आपको ये चीजें बार-बार बता रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल किया हूं तब आपको बता रहा हूं। बाकी एक और सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे जनसेवा केंद्र वाले क्या काम करते हैं, अधिकारियों से सेटिंग बना लेते हैं और जो भी पेंशन का फार्म भरते हैं वो ब्लॉक लेवल पे ले जाकर के जल्दी से अप्रूवल करा लेते हैं और इसके बाद कुछ खर्चा पानी वहां पर दे देते हैं। और जिन लोगों का फार्म समाज कल्याण विभाग में जमा करना होता है वहां पर भी वो लोग अधिकारियों से सेटिंग बना लेते हैं, वहां पर भी कुछ खर्चा पानी देकर के पेंशन का जो फार्म है उसको जल्दी अप्रूवल करा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आप भी अपना सकते हो। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है संपर्क बनाना पड़ेगा, आपको उनके कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। और जिसका भी आपने पेंशन का फार्म भरा है बीच-बीच में 1 से 2 महीने बाद आप उनका जो डैशबोर्ड है पेंशन वाला उसमें लॉगिन करके और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके उनका स्टेटस भी चेक करते रहिए। कहां-कहां से अप्रूवल मिला है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कस्टमर का पेंशन का फार्म भर सकते हो। फिर से आप चीजों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आपको पेंशन की वेबसाइट पे आना है, इसके बाद जो है जो भी आप पेंशन का फार्म भरना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके कस्टमर की जानकारी भर के सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 कंप्लीट रहता है, 2 और 3 दोनों कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो पेंशन का फार्म है वो प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आप कस्टमर को दे सकते हो। कहीं पर जमा नहीं करोगे फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा। और 5 से 6 महीने बाद जब अप्रूवल मिल जाता है तो कस्टमर को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और अगर जल्दी अप्रूवल चाहिए तो ब्लॉक में सेक्रेटरी होते हैं, वहां पर भी जमा कर सकते हो और जिले में समाज कल्याण विभाग होता है, वहां पर भी जमा कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप ब्लॉक में जमा करने जाओगे या फिर कस्टमर जाएगा तो अधिकारी जो है आपसे खर्चा पानी की बात भी कर सकते हैं, आपको देना पड़ सकता है। लेकिन जब आप जमा कर देते हो तो अप्रूवल थोड़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन नहीं जमा करोगे फिर भी अप्रूवल मिल जाएगा। ये बातें मैं आपको बार-बार बता रहा हूं। अगर आप सेटिंग बना करके ज्यादा कमाई करना चाहते हो तो सेटिंग बना करके जल्दी अप्रूवल करा के कस्टमर से थोड़े और ज्यादा पैसे ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हमने आपको बताई है। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हमने सीखा है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो।